नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखे थे। वो प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन थे। अब 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और उसी क्रम में आज हम 17/9/2018 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका घोल उपयोग किया जाता है। तो पहला है नींबू का रस, दूसरा है दूध, तीसरा है सिरका, चौथा है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा धूमिल लग रहा है लेकिन आप निश्चित रूप से पढ़ पा रहे हैं और मुझे सुनिए, आराम से आपका हो जाएगा। देखिए, मधुमक्खी के डंक में पाया क्या जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका HCOOH, इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में और चींटी में, बिच्छू के डंक में, इन सब में आपको फॉर्मिक अम्ल ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए जब वो डंक मारते हैं तो जलन जैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए चाहिए क्या, क्षार चाहिए, बेस चाहिए। अब आप बताइए, क्या नींबू का रस अम्ल है? अम्ल है सर। तो अम्ल को अम्ल से तो कुछ मारा नहीं जा सकता। अब वो बात भूल जाइएगा कि लोहे को लोहा काटता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ नींबू आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। सिरका भी अम्ल है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और दूध भी अम्लीय ही प्रकृति का होता है। इसका जो pH वैल्यू होता है 6 होता है, अर्थात दूध भी अम्लीय प्रकृति का होता है। और बेकिंग सोडा जो है, खाने वाला सोडा, ये क्या है, ये क्षार होता है। अर्थात अम्ल को क्षार के साथ जब हम क्रिया करा देते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, जल बन जाता है, अर्थात अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका, वो आंसर होगा बेकिंग सोडा। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। वैसे भी बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी फॉर्म में किया जाता है। इसके अलावा जो है हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि कैसे करता है। जैसे डंक मार दिया आपको तो ये बेकिंग सोडा वहाँ पर रगड़ लेंगे या इसके घोल को वहाँ पर रगड़ लेंगे, घोल लेंगे तो आपको कुछ आराम पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान है, एक प्रस्वेदी यौगिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, कली चूना। देखिए, क्या प्रस्वेदिक यौगिक क्या होता है, पहले ये समझिए कि प्रस्वेदिक का मतलब होता है। देखिए दोस्तों, जो प्रस्वेद होता है, प्रस्वेद पदार्थ वह होते हैं जो हवा में जो नमी है और CO2 उसको आसानी से सोख लेता है और हवा की नमी को सोखने के बाद एक जलीय विलयन बना लेता है, तो उसे हम प्रस्वेदी कहते हैं। और केवल उसकी नमी को सोख करके जलीय विलयन नहीं बनाता है तो उसे हम आर्द्रताग्राही कहते हैं। तो प्रस्वेदी और आर्द्रताग्राही में उम्मीद करता हूँ अंतर समझ में आपको आया होगा। तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये प्रस्वेदी नहीं है, ये खुद एक लिक्विड है, तो लिक्विड ऑब्जर्व तो करेगा नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड ये एक लवण है, ये एक सॉल्ट है, तो ये हो सकता है कि करे, लेकिन ये आर्द्रता को, नमी को ग्रहण करके जलीय विलयन नहीं बनाता। अतः ये आर्द्रताग्राही तो हो सकता है लेकिन प्रस्वेदी नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और कली चूना। तो आपका सही आंसर है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कली चूना नहीं हो सकता क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही होता है, ना कि प्रस्वेदी। ये अगर इसे आप रख देंगे खुले हवा में तो इसमें नमी आ जाएगी लेकिन इसका विलयन नहीं बनेगा, जबकि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड विलयन बना लेता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है जब एक
गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? अब देखिए, न्यूटन के गति विषय का अगर तीनों नियम आप पढ़े हैं तो उम्मीद करता हूँ कभी भी यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए फिजिक्स का कहीं भी लेक्चर देखिए, बुक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है, न्यूटन का 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। तो पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, तो इसे हम पहला नियम कहते हैं और इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो देखिए, ये सिक्का जो है, अगर मान कर चलिए, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको यहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ये ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ठीक है ना, इस पे आपने एक पेपर बिट रखा हुआ है, ये पेपर बिट रख दिया आपने, इस पे एक सिक्का रख दिया, ठीक है ना। अगर इसको आप झटके से हटाएंगे तो ये इसमें चला आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो कैसे चल रहा है? ये इस समय स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है, और यह सिक्का इसी अवस्था में रहना चाह रहा है, इसी अवस्था में रहना चाह रहा है। अब जैसे ही हम इस पर बल लगाकर अचानक से इसको खींच लेते हैं, तो ये आसानी से नीचे चला आता है, क्योंकि यह अपने स्थान पर रहना चाहता है। अर्थात यह किस नियम को फॉलो करता है? फर्स्ट नियम को। फर्स्ट नियम पर कई तरीके के सवाल आते हैं कि गाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति गाड़ी चलने पर अचानक पीछे की ओर झुक जाता है या अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है, कुछ इस तरीके का सवाल आता है, तो वो फर्स्ट लॉ को दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहला समझ में आया होगा कि जड़त्व का नियम वही है जो प्रथम नियम है। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है आपके लिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ठीक है, एक होता है ज्वारीय बल, वैद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा नाभिकीय बल। तो इतना याद रहे कि आपका ये आंसर परफेक्ट है और यहाँ पर ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप एक्सप्लेन इसको भी कर देता हूँ मैं। देखिए, क्या होता है कि ज्वारीय बल क्या होता है? ज्वार भाटा आप सुने होंगे, समुद्र वगैरह में जब उठता है ज्वार भाटा तो उसमें एक प्रकार का बल होता है, तो उसे हम ज्वारीय बल कह देंगे। जबकि दूसरा ऑप्शन था आपका वैद्युत स्थैतिक बल। तो वैद्युत स्थैतिक बल एक वायर है, ठीक है ना, इस तार में या फिर हम यूँ कहें इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। ये Q+ है और ये Q- में आवेश, मतलब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे हम कहते हैं वैद्युत स्थैतिक बल, ठीक है। और इसके बाद में जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये बताने की बात नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल क्या है कि न्यूक्लियस में क्या क्या है आपके न्यूक्लियस में देखिए क्या होता है। ये मैं एक एटम बना लिया, एटम का ये नाभिक है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होता है इसलिए पॉजिटिव, इसके कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए निगेटिव। तो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बल लग रहा है, इसीलिए यह चारों तरफ मतलब प्रोटॉन के घूमता रहता है, इसलिए इस बल को हम नाभिकीय बल कहेंगे। क्यों नाभिकीय बल कहेंगे? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है इसलिए नाभिकीय बल हुआ, और यही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगेगा वो नाभिकीय बल होगा। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों को कठोरता और दृढ़ प्रदान करता है या दृढ़ बनाता है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये तो गलत लिखा है, ये होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये होता है स्क्लेरेकाइमा। ये सही लिखने का तरीका ये होता है, ये आधा क भी होता है, ये है ये, तो ये सक्ले की जगह स्क्लेरे
कायमा होता है यह पौधों में कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जो ऑप्शन आप देख रहे हैं जाइलम, जाइलम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाइलम पौधों में जल संवहन का काम करता है। जैसे ये क्या है, मैं अगर ये करना चाहूँ तो ये अगर पौधा है, ठीक है, ये अगर पौधा है तो यहाँ से जो जल जा रहा है रूट से, तो ये पहुँचाने का काम क्या करता है, ये जाइलम करता है। जाइलम अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, ये वाला जो आकृति है ये आपका जाइलम है और ये वाला जो आकृति है ये फ्लोएम है। तो जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है और सभी पार्ट में, प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाता है। तो याद करने का तरीका क्या है, ये ट्रिक समझ लीजिए। यह तरीका जाइलम, जाइलम क्या काम करता है, जौ से जाइलम और जौ से जल, जल का काम करता है, जल संवहन का काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। देखिए जाइलम एक होता है और एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का क्या काम है, मैं फ्लोएम को भी बना देता हूँ। फ्लोएम क्या करता है, जड़ों से हो करके ये फ्लोएम क्या करता है, ये फ्लोएम करता है खनिज लवण को पूरे पौधे में पहुंचाता है, खनिज वाले पार्ट को, खनिज लवण। तो आप इतना समझ लीजिएगा। और दूसरा क्या काम है इसका, दूसरा काम यह होता है कि यह जो पौधे होते हैं, पौधे का भोजन कहाँ बनता है, उनकी पत्तियों में, इसीलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहते हैं। तो पत्तियों से जो है भोजन को पूरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। तो याद रहे फ्लोएम का काम क्या है, खनिज लवण ले जाना तथा भोजन को पूरे पार्ट में पहुंचाना। उम्मीद करता हूं इतना आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर कुछ नया लगे तो राइट डाउन तुरंत कर लिया कीजिए। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये देखिए, इसको भी एक्सप्लेन करना चाहें तो ये देखिए, कोलेन काइमा है और एक पैरन काइमा है। ये भी ऊतक ही हैं दोनों, और यह कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में कहीं कहीं आप देखेंगे कि मोटा होता है, कहीं कहीं पतला होता है, तो वो क्या होता है, कोलेन काइमा ही होता है। अब उसका चित्र अगर होता तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि ये देखिए, ये ऊतक बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऊतक हो रहा है। तो ये देखिए, कहीं मोटा मैंने कर दिया, कहीं पतला है ना, तो ये क्या है, ये आपका है कोलेन काइमा। तो यहाँ पर कहीं भी मोटा पतला हो जाना यही होता है कि कोलेन काइमा के कारण होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और इसका आंसर है आपका स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा की वजह से पौधे क्या होते हैं, कठोर होते हैं, उनका जो तना होता है वो कठोर होता है। अब आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना ये विशेषता है। हड्डी उपास्थि का अंतःकंकाल ये विशेषता है। सल्क का बहिकंकाल ये भी है। जबकि ये क्या है, स्यूडोकॉलम, ये तो गलत लिखा है, स्यूडोकॉलम की उपस्थिति। देखिए समस्या क्या है कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देना, और हिंदी में अंतर क्या है, सही ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ये स्यूडोकॉलम नहीं है बल्कि स्यूडोकोइलम है। स्यूडोकोइलम है, कहीं कहीं सीरोसीलम कहा जाता है इसको, क्योंकि स्पेलिंग उसका कुछ इस तरीके से होता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। स्यूडोसीलम पूरा लिख देता हूँ मैं, COLEM। तो ये स्पेलिंग होता है। तो अब स्यूडोकॉलम इसको कैसे पढ़ेंगे, या तो स्यूडोसीलम या तो स्यूडोकोइलम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, स्यूडोसॉलम दिया है ऑप्शन में तो यही सही है, क्योंकि स्यूडोकोइलम कहें या स्यूडोसॉलम कहें या स्यूडोकॉलम कहें। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आया होगा। अच्छा, इसको एक्सप्लेन अगर करने की बात कहें तो मैं ये बता देता हूँ ये किस में पाया जाता है। तो आप जो क्रीमी वगैरह होते हैं, या स्कैरिस का नाम आपने सुना होगा ज़रूर ही, तो स्कैरिस वगैरह में यह पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर हम ये कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर वाले पार्ट को मैं बता रहा हूँ, ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसमें लिक्विड पाया जाता है। यही खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसोइलम या स्यूडोकोइलम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए एक्सप्लेन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इस बार वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए स्पीड से पढ़ते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक में से कौन
हुआ बताया। देखिए प्लेसेंटा पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, इसे बीजांडासन भी कहते हैं, ठीक है, बीजांडासन। ये होता है भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर निकालने का, ठीक है। तो ये सही हो गया, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ये भी सही हो गया। भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करता है, ये नहीं है। तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना यही वाला ऑप्शन है, और भ्रूण को पोषण, मतलब यही दोनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर दिया है। अतः जो आपका वास्तविक आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही सही है। देखिए मैं बता देता हूँ ये होता क्या है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मान कर चलिए कि ये गर्भाशय है, ठीक है, इसमें एक बच्चा कोई पल रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए एक बच्चा पल रहा है। तो इसका जो ये नाभिक वाला जो एरिया है, मैं ये थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इनके पेट से, इनके उदर से यह लगा रहेगा, और यहाँ से पोषण इसको मिलता रहेगा इस बच्चे को, और बच्चे का जो मल वगैरह है ये इसके माध्यम से ये बाहर निकाल देता है। अतः यह किस में पाया जाता है, फीमेल का यह टिश्यू है, फीमेल में ही पाया जाता है। इसका नाम प्लेसेंटा ऊतक। प्लेसेंटा ऊतक को हमने कहा इसे बीजांडासन भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है जरायु, ठीक है। तो जरायु भी नाम याद रखिए, ये इंग्लिश है जबकि ये क्या है, हिंदी है, ठीक है ना, क्योंकि इस नाम से जाना जाता है। तो भ्रूण जो होता है उसके अपशिष्टों को बाहर निकालता है, और भ्रूण को पोषक की जो आवश्यकता होती है उसको प्रदान करने का काम किया जाता है इसके द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो देखिए रक्त में शुगर बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज की मात्रा आप बार बार पढ़े होंगे, अग्नाशय, ठीक है ना। देखिए यही इंसुलिन स्रावित करता है, और इंसुलिन स्रावित करता है तो यह शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर ज़्यादा ना बढ़ जाए। अर्थात शुगर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में टूटता है, वही ग्लूकोज जो हमारे यकृत में स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन जो है उसी को नियंत्रित करने का काम क्या करता है, अग्नाशय। अग्नाशय में 3 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा। यहाँ तक कि अगर मैं और ज़्यादा कहूँ तो 3 तो मुख्य हैं, इसके अलावा डेल्टा भी पाया जाता है। तो इन कोशिकाओं में ये जो बीटा कोशिका है उन्हीं से पता चलता है कि शुगर की मात्रा बढ़ गया है या कम है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। गुर्दा का सवाल अगर कहें तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड को छानता है। ब्लड का छानने का मतलब जो उसमें इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धियाँ, उसको छानने का काम करता है। इसी में एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है, जिसको करो या मरो कहते हैं, अर्थात जिससे हमें डर का अनुभव होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पित्ताशय इसी से मतलब यकृत से लगी हुई एक अंग है, एक ग्रंथि है, और इसी पित्ताशय में वर्णक जो होते हैं निकलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर है अग्नाशय, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, अग्नाशय का याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सोलेनियम, ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं कितनी होती हैं। अब ये देखिए ये कंसेप्ट पर आधारित है, अब इसको रट कर काम नहीं चलाया जा सकता। तो कंसेप्ट क्या है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो पढ़ा है कहीं ना कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन से उसको पक्का समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, एक ही आवर्त के ये लोग हैं। तो पहली बात तो आवर्त क्या होता है, तो ये देखिए आवर्त होता है, जबकि ये वर्ग होता है, ठीक है। तो ये एक ही आवर्त के तत्व हैं, जितने भी नाम लिए गए हैं। नाम लिए गए मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम तथा ब्रोमीन। तो यहाँ पर जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम को Ge से लिखते हैं, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, और सोलेनियम बोल रहा है Se हो गया। इसके अलावा जो बोल रहा है क्या है,
ब्रोमीन हो गया। ठीक है, तो देखिए आपको कक्षाओं के बारे में पता करना है तो लास्ट वाले का देखिए। अब समस्या क्या है कि दिक्कत हो जाएगा कि सर आखिर हमें इसका कक्षा पता करने के लिए तो एटॉमिक नंबर चाहिए, तो एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा आपको। ये 35 है, नहीं याद होगा तो पीरियोडिक टेबल याद करना होगा, तभी पॉसिबल है। ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 35 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, मैंने इसे बना दिया। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं दूसरे से करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पहली कक्षा में। दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 10 हो गए। तीसरे में 18 होता है, तो देखिए 2 2 4, तो अब मैं इतना बनाने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ, बस इतना कर, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 18 8 26, 26 2 28, क्या 35 हुआ, नहीं हुआ 35, तो यहाँ पर 7 बच गया। तो देखिए कुल कितने कक्षाएं लगे, 1 2 3 4 ना, तो देखिए 1 2 3 4, तो अतः इनमें कितने होंगे, तो इनमें आप कहेंगे आंसर हो जाएगा 4। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी हैं ये 4 हैं। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करना है, और मैं तो कहता हूँ रट जाइए, यूट्यूब पर तमाम वीडियो हैं, आप आराम से पढ़ जाएंगे, रट जाएंगे। आपको जब याद हो जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है कि छपना ही छपना है। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। विद्युत प्रतिरोधकता होता क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर तो ये उड़ा देंगे आप अपने से, हालांकि हमें लगता है कई लोग तो उड़ा दिए होंगे। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब यह है कि विद्युत को रोक रोक करके चलने देता है। रोक कर चलने देने का मतलब क्या है, जो अच्छा सुचालक नहीं होता है वही विद्युत प्रतिरोधकता वाला होता है। जो जितना खराब विद्युत का चालक होगा वो उतना ही बढ़िया विद्युत प्रतिरोधकता वाला धातु होगा। अब क्या है कि देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि Ag मतलब चांदी, फिर चांदी, फिर चांदी, और हमें पता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, धातु है, तो इसको तो लास्ट में होना चाहिए, लेकिन सब में फर्स्ट पे है, तो ये तीनों तो आंसर हो नहीं सकते, तो ऐसे ही एलिमिनेट करके यही आंसर हो गया आंसर। तो याद रहे जो Hg होता है सबसे अधिक प्रतिरोधकता वाला होता है, उसके बाद निकिल होता है, फिर टंगस्टन, ठीक। लेकिन न्यूनतम प्रतिरोधकता सभी तत्वों में सबसे कम, पूछ ले 2 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, तो आप बताएंगे चांदी। सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता वाला तत्व, तो भी बताएंगे चांदी, ठीक। अब देखिए क्या है कि आप विद्युत बल्ब देखे हैं, तो निश्चित रूप से ये विद्युत बल्ब मानकर चलिए हमने बना दिया, और ये इस तरीके से है, तो इसमें इस तरीके से कुंडली नुमा एक संरचना देखे होंगे ऐसे करके, तो ये जो होता है यही टंगस्टन का बना होता है, और इस विद्युत प्रतिरोधकता इसका बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये हीट होकर के जलने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, इसीलिए विद्युत बल्बों में टंगस्टन का यूज होता है। दूसरा हमने मरकरी का यूज किया, मरकरी की भी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, तो मरकरी का कहाँ यूज होता है, तो मरकरी का भी यूज बल्बों में होता है। बल्ब का मतलब अगर हम ये कहें कि जो आप आजकल देखते हैं ये रॉड होता है ना, ये वाला रॉड जो होता है, ये वाला लगा रहता है इसमें, और ये जलता है तो इसमें Hg पाया जाता है, Hg का वाष्प, इसीलिए यह क्या होता है, जलता है। क्यों जलता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक क्या पाया जाता है, विद्युत प्रतिरोधकता पाने के कारण यह बहुत तेज जलता है। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पीड से अब करते हैं बाकी क्वेश्चन को। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के वस्तु का भार कितना होता है, 1/6, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप पृथ्वी पर 60 न्यूटन का अगर भार है तो चंद्रमा पर आप कितने हो जाएंगे, 10 न्यूटन के हो जाएंगे, 1/6 से गुणा कर देंगे, 6 10 में 60, तो याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड से मैं जा रहा हूँ इसको करने। उस लवण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है जो
जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे याद आ गया कि प्रीवियस ईयर में जो फर्स्ट शिफ्ट का था यही हूबहू क्वेश्चन था, अमोनियम क्लोराइड। मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे, लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कांच का किया ही जाता है, प्लास्टिक का किया ही जाता है, देखिए पानी का भी किया जाता है। कन्फ्यूज होंगे कि पानी का कैसे किया जाता है। मिट्टी क्या है, यहीं से आप एलिमिनेट करिए ना, मिट्टी अपारदर्शी है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसमें से दिखाई नहीं देगा, प्रकाश पार नहीं हो पाएगा, जबकि प्लास्टिक से पार हो सकता है प्रकाश, कांच से भी होता है और पानी से भी होता है। अर्थात इन तीनों का लेंस बनाया जा सकता है, जबकि मिट्टी का लेंस बनाया नहीं जा सकता, अतः आंसर मिट्टी हो गया। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर, पत्थर मतलब जानते हैं पत्र लिखना चाहिए, ये लोगों का जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है ना, दिमाग खराब कर देता है। फॉइल बनाने में आसानी होती है। फॉइल, फॉइल मतलब पत्र ही, पत्र मतलब कोई धातु को कितना पीटते जाइए, कितना पीटे वो कितना पतला हो जाएगा, उसी को पत्थर या पत्र बोलते हैं। बोलते तो पत्र हैं लेकिन ये पत्थर लिखे हैं, रेलवे वालों की हिंदी सही नहीं है, बस ये समझ लीजिए। तो तन्यता का गुण क्या होता है कि बहुत अधिक तनेगा, ठीक है। चालकता क्या है, विद्युत उसमें से फ्लो करेगी। प्रतिध्वनिता क्या है, आवाज़ देगा। आघातवर्धनी क्या है, पीटते जाइए फैलते जाएगा, अतः आंसर आघातवर्धनीयता होगा, ठीक है। ये जितना पीटेंगे फैलता जाएगा। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था वो सोने पर किए थे, सोने के पत्र पर। क्यों? क्योंकि सोना सबसे आघातवर्धनीय है जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पत्र या फॉइल बनाने में उसका यह गुण काम करता है, आघातवर्धनीयता। अब ये देखिए दे रहा है कांस्टेंटन किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका कॉपर और निकेल आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंटन क्या होता है, यह एक तार होता है, एक वायर होता है, और उस वायर को बनाने के लिए हम कॉपर और निकेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कॉपर निकेल का प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, जो आप इस्त्री जानते हैं ना, इस्त्री आयरन, जिससे हम लोग अपने में प्रेस कहते हैं कि प्रेस करना है ना, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। और इसमें जो कॉपर का वैल्यू होता है लगभग 55% होता है, तो वही निकेल का 45% होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है, परसेंटेज के लफड़े में नहीं फंसना है, बस वो याद रखिएगा कि कंस्टेंट होता क्या है। तो कंस्टेंटन जो होता है वो क्या है, एक तार होता है जो कि कॉपर और निकेल से मिलकर के बनाया जाता है, और इसका उपयोग विद्युत आयरन में होता है, इस्त्री में होता है, प्रेस में होता है। प्रेस वो अखबार वाला मत समझिएगा, प्रेस, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, रटा रटाया है, यह आपको याद होने चाहिए, जिसमें दोनों में अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए हम लोग लगभग ये सेशन पूरा कर लिए हैं, और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। लाइक, शेयर और जो सब्सक्राइब है मत कीजिएगा, मैं तो कहूँगा ही नहीं ये करने को, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और अगले एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं।